हेलो स्टूडेंट्स, कोशिका विभाजन डिस्कस कर रहे थे अपन। और कोशिका विभाजन में अपन ने बताया था कोशिका चक्र, सेल साइकिल। एक बार इसको देखो, वापस से देख रहे हैं अपन। सेल साइकिल में अपन ने बताया कि एक तो होती है इंटरफेज और एक होती है माइटोटिक फेज। इंटरफेज अंतरावस्था, कोशिका विभाजन के पूर्व की अवस्था, विश्राम अवस्था भी बोलते हैं इसको। और कोशिका विभाजन का या कोशिका चक्र का 95% समय इसी में व्यतीत होता है विभाजन की तैयारी में, और 5% समय होता है विभाजन प्रावस्था का। इसमें 3 प्रावस्था बताई, G1, S और G2, जिसमें सबसे लंबी है G1। इसमें आरएनए, एंजाइम, एटीपी का संश्लेषण होता है, इसमें डीएनए का द्विगुणन होता है, इसमें सारी तैयारी पूरी हो जाती है G2 के अंदर ये सारी, और कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। इसके अलावा कोशिकांग जो हैं जैसे गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इनका डुप्लीकेशन, उनका द्विगुणन भी इस प्रावस्था में हो जाता है G2 के अंदर। और उसके बाद में शुरू होती है विभाजन प्रावस्था। अब ये तो तीनों अपन ने डिस्कस कर ली थी इंटरफेज की। अब शुरू करेंगे अपन विभाजन प्रावस्था को। और विभाजन प्रावस्था जो अपन शुरू करने जा रहे हैं, विभाजन प्रावस्था, ये जो विभाजन प्रावस्था है ना, इसमें 2 स्थिति आएंगी भाई। एक तो केंद्रक विभाजन, ठीक है, और एक कोशिका द्रव्य विभाजन। यानी केंद्रक विभाजन से शुरू होकर कोशिका द्रव्य विभाजन पर समाप्त होगी विभाजन प्रावस्था। केंद्रक विभाजन से शुरू होकर कोशिका द्रव्य विभाजन पर जाकर विभाजन प्रावस्था पूर्ण होगी। तो पहले अपन पढ़ेंगे केंद्रक विभाजन। और केंद्रक विभाजन 2 प्रकार से बताया जाता है भाई। एक तो बताया जाता है समसूत्री और एक बताया जाता है अर्धसूत्री। समसूत्री और एक नाम दिया जाता है अर्धसूत्री। माइटोसिस और मियोसिस 2 तरह से बोलते हैं। इसमें तो स्थिति ये है कि जब 1 से 2 कोशिका बनती हैं तो आनुवंशिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता। गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र का आकार और गुणसूत्रों के आनुवंशिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। डॉटर सेल्स में, डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या और आनुवंशिक संगठन मदर न्यूक्लियाई के बिल्कुल समान बना रहता है। और अर्धसूत्री विभाजन में जब 1 से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं तो गुणसूत्रों की संख्या जो है वो पहले से आधी हो जाती है और आनुवंशिक जो पदार्थ है उसका पुनर्गठन होता है। तो यहाँ लक्षणों में परिवर्तन स्वाभाविक है। तो समसूत्री विभाजन जो है वो तो है कि जब जनक से मात्र कोशिका से जब डॉटर न्यूक्लियाई, पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं तो उनमें आनुवंशिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, न तो गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन आ रहा है और न ही गुणसूत्र के आकार में और न ही गुणसूत्र के संगठन में, आनुवंशिक संगठन में। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में विभाजन के बाद में जो जनक कोशिका से पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, मदर न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं, तो ऐसी स्थिति में गुणसूत्रों की संख्या पहले से आधी हो जाती है और आनुवंशिक जो पदार्थ है उसका पुनर्गठन होता है। तो यहाँ आनुवंशिक संगठन में भी परिवर्तन आता है। समसूत्री विभाजन जनरली पाया जाता है सभी अलैंगिक जनन करने वाले जंतु, ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा का भेद नहीं होता, लिंग निर्धारण क्रिया नहीं होती, वहां एक जनक से ही नया जीव बनेगा। तो ऐसी स्थिति में गुणसूत्रों की संख्या समान बनाए रखने के लिए समसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं की जो जनक कोशिका है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे नर में शुक्र जनन कोशिकाएं और मादा में अंड जनन कोशिकाएं, इनके ये होती है 2n। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होकर बनते हैं युग्मक। नर में बनते हैं शुक्राणु, मादा में बनता है अंडाणु। उस दौरान विभाजन होता है अर्धसूत्री, ताकि गुणसूत्रों की संख्या पहले से आधी हो जाए। और जैसे ही जनन आगे बढ़ेगा, निषेचन क्रिया होगी, n और n मिलकर वापस से 2n हो जाएगा। तो गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी नियत बनाए रखने के लिए लैंगिक जनन में जरूरी है अर्धसूत्री विभाजन, और जो अलैंगिक जनन करने वाले जंतु हैं उनमें जरूरी है अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। अब लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में केवल जनक कोशिकाओं में शुक्राणु अंडाणु निर्माण के दौरान, युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी कायिक कोशिकाओं में, शरीर की वृद्धि में, भ्रूण के परिवर्धन में, यहाँ पर भी कैसा विभाजन होता है? समसूत्री।
ये स्थिति रहती है। अब हम जो पहले डिस्कस करेंगे वो ये दोनों चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन पे चलेंगे। पहले पढ़ेंगे अपन समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, माइटोसिस समसूत्री विभाजन। जब जनक कोशिका में विभाजन से निर्मित, जब जनक कोशिका में विभाजन से निर्मित दो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आनुवांशिक संगठन व गुणसूत्र आकार जनक कोशिका के समान बना रहता है। जनरली अपन संख्या के आधार पे बोलते हैं जनक कोशिका के समान बना रहता है। तो ये और चीज ध्यान रखनी है अपने को, आनुवांशिक संगठन। जब जनक कोशिका में विभाजन से निर्मित दो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, आनुवांशिक संगठन और गुणसूत्र आकार जनक कोशिका के समान ही बने रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो विभाजन कहलाता है समसूत्री। समसूत्री विभाजन का खोजकर्ता, समसूत्री विभाजन का खोजकर्ता स्ट्रासबर्गर जो नाम आता है वो तो आता है अभी पादप में, और फ्लेमिंग नाम आता है अभी जंतु में। तो पादप कोशिका में समसूत्री विभाजन को खोजा स्ट्रासबर्गर ने, और जंतु कोशिका में इसको खोजा किसने भाई? फ्लेमिंग ने। ये अर्ध समसूत्री विभाजन के खोज करता। अब समसूत्री विभाजन जो होता है ना, वो 4 प्रावस्थाओं में संपन्न होता है। समसूत्री विभाजन की 4 प्रावस्था। अब समसूत्री विभाजन की जो 4 प्रावस्था है ना, वो कौन कौन सी हैं? देखो, सबसे पहली है प्रोफेज, जिसे बोलते हैं पूर्व अवस्था, प्रोफेज। नंबर 2 बोली जाती है अभी मेटाफेज, इसको बोलते हैं मध्यावस्था। नंबर 3 बोली जाती है एनाफेज, और नंबर 4 बोली जाती है टीलोफेज, अंत्यावस्था जो बोली जाती है। तो 4 आ गए, मैंने ये ध्यान रखना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 प्रावस्था होती हैं। अब ये जो चारों प्रावस्था है ना, समय के अनुसार अगर देखें, समय के अनुसार, तो स्थिति ये है प्रोफेज, मेटाफेज, फिर टीलोफेज और फिर एनाफेज। ये ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा समय किस में लग रहा है? प्रोफेज में, फिर मेटाफेज। अब यहां से ये चेंज कर देना है, पीएमटीए। सबसे ज्यादा प्रोफेज में समय लगता है, फिर मेटाफेज में, फिर टीलोफेज और फिर एनाफेज, ये स्थिति आती है। और ये जो चारों प्रावस्था मैंने बताई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, अब इन 4 प्रावस्था में जब समसूत्री विभाजन होता है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक बार अपन डायग्राम से डिस्कस कर रहे हैं, साथ में उनको नोट करेंगे अपन। सबसे पहले ले रहे हैं अपन प्रोफेज, जो सबसे पहली प्रावस्था है समसूत्री विभाजन की, प्रोफेज, पूर्वावस्था, प्रोफेज। और प्रोफेज जो है उसमें क्या परिवर्तन है होता है, उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं इधर कोशिका झिल्ली, और ये
क्योंकि अपन पहले पढ़ रहे हैं केंद्रक विभाजन, तो कोशिका झिल्ली को कोशिका झिल्ली की बात नहीं, कोशिका झिल्ली जो मैंने बोला है उसको क्या बोलेंगे अपन, केंद्रक झिल्ली। ये कोशिका केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली है जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, और केंद्रक में मौजूद गुणसूत्र अपन ने बताए थे क्रोमेटिन जालिका के रूप में, और एक इसमें अपन ने बताई थी केंद्रिका। ये जो स्थिति है ना, ये किसकी है भाई, इंटरफेज की है। और इंटरफेज में जो सारा अपन ने बताया विभाजन के पूर्व की तैयारी। अब यहां से जो शुरू होगा इंटरफेज के बाद में, जैसे समसूत्री विभाजन अपन पढ़ रहे हैं, तो अब सबसे पहली प्रावस्था कौन सी आएगी, प्रोफेज आएगी। प्रोफेज जो प्रावस्था आएगी इंटरफेज के जस्ट बाद में, जो प्रोफेज आएगी उस प्रावस्था में क्या परिवर्तन होता है, क्रोमेटिन जालिका जो है वो संघनित होना शुरू होती है। संघनित का मतलब सिकुड़ना, गाढ़ा होना। क्रोमेटिन जालिका के संघनन से गुणसूत्रों का निर्माण, क्रोमेटिन जालिका के संघनन से गुणसूत्रों का निर्माण। तो क्रोमेटिन जो जालिका है वो, क्रोमेटिन जो जालिका है ना वो संघनित होकर गुणसूत्रों में रूपांतरित हो जाती है और लंबे गुणसूत्रों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। और केंद्रिका विलुप्त होना शुरू हो जाती है। सेंट्रियोल का द्विगुणन, ये केंद्रक जो झिल्ली है उसके बाहर जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल जिससे ये सूक्ष्म नलिकाएं निकली होती हैं, तो ये तारका संरचना होती है, इसका द्विगुणन यानी विपरीत ध्रुवों की ओर गमन शुरू हो जाता है। सेंट्रियोल का विभाजन से दो विपरीत ध्रुव बनेंगे। क्रोमेटिन जालिका किस में रूपांतरित हो गई भी, क्रोमेटिन जालिका गुणसूत्रों में रूपांतरित हो गई। ये प्रोफेज में दिखा रहा हूं, अर्ली प्रोफेज। अभी प्रोफेज की जो भी ये स्थिति में जो दिखा रहा हूं ना, क्योंकि इसमें सब ज्यादा समय लगता है, तो सबसे पहले क्या काम हुआ भाई, अर्ली प्रोफेज जो मैं दिखा रहा हूं यहां पर। अर्ली प्रोफेज में क्रोमेटिन जालिका संघनित होकर गुणसूत्रों में रूपांतरित हुई और जो केंद्रिका है वो विलुप्त होना शुरू हो गई। सेंट्रियोल का द्विगुणन यानी सेंट्रियोल से दो, जो द्विगुणन का मतलब है दो बन गए भाई, ये यहां से दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर विपरीत ध्रुवों का निर्माण करने के लिए चल दिए। तो ये तो है अर्ली प्रोफेज। प्रोफेज की शुरुआत में क्या होता है, जैसी प्रोफेज पूरी होती है, प्रोफेज प्रावस्था जैसी पूरी होती है, ये जो केंद्रक, अब देखो इंटरफेज को मैं उठा रहा हूं, ये जो प्रोफेज में जो केंद्रक झिल्ली है ना, वो केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है। ये जो मैं डॉट लाइन दिखा रहा हूं वो क्या दर्शा रहा हूं, विलुप्त हो गई। केंद्रिका विलुप्त, केंद्रिका को हटा देता हूं और गुणसूत्र अब और संघनित होकर पहले की तुलना में मोटे हो जाते हैं। पहले की तुलना में क्या हो जाते हैं भी, मोटे हो जाते हैं। और ये जो सेंट्रियोल है ये अपोजिट रूप से जाकर विपरीत ध्रुव बना लेते हैं। ये हो गया अपने पास में लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज में क्या हुआ बताओ, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई, केंद्रिका विलुप्त हो गई, कोशिका द्रव्य में अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जिकाए वो भी विलुप्त हो गए, जो केंद्र के समीप मौजूद रहते हैं। अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जिकाए ये भी विलुप्त हो गए, केंद्रिका विलुप्त हो गई, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई और विपरीत ध्रुव का निर्माण हो गया। सेंट्रियोल के द्विगुणन से विपरीत ध्रुव का निर्माण हो गया दोनों तरफ से, और इन विपरीत ध्रुव से निकलते हैं एस्टर या तरकु तंतु, स्पाइंडल फाइबर निकलते हैं। लेट प्रोफेज की स्थिति। इसके बाद में, प्रोफेज के बाद में अगली जो स्टेप आती है उसको नाम दिया जाता है मेटाफेज, मध्यावस्था। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में अब देखो केंद्रक झिल्ली विलुप्त है, केंद्रक झिल्ली विलुप्त है। यहां जो मैं दिखा रहा हूं, हाँ मैं दिखाता ही नहीं हूं ताकि कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं तो मैं आउटर लाइन दिखाना जा रहा था। अब जो गुणसूत्र है ना वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं और केंद्रक में ये गुणसूत्र जो हैं ये
सब इनके गुणसूत्र बिंदु जो है सेंट्रोमियर वो एक सीध में व्यवस्थित हो जाते हैं। इनके ये जो व्यवस्थित होने का क्रम है, ये जो व्यवस्थित होने का क्रम है जहां ये व्यवस्थित होते हैं उसको बोला जाता है मेटाफेजिक प्लेट। तो यानी मध्यावस्था में गुणसूत्र और संघनित हो गए और स्पष्ट मोटे दिखाई दे जाते हैं। क्वेश्चन आता है गुणसूत्र की आकारिकी का अध्ययन कौन सी अवस्था में किया जाता है, तो आप बताएंगे मेटाफेज अवस्था में। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्रों को अपन सूक्ष्मदर्शी से देखकर गिन सकते हैं। गुणसूत्रों को अपन गिन सकते हैं कौन सी अवस्था में, मेटाफेज में। इसमें गुणसूत्र सबसे स्पष्ट नजर आते हैं, स्पष्ट मोटे नजर आते हैं और संघनित होकर मोटे स्पष्ट हो गए और मध्य प्लेट पे व्यवस्थित हो जाते हैं। और जो विपरीत ध्रुव हैं, जो अपन ने बताया सेंट्रियोल, विपरीत ध्रुव का जो निर्माण करते हैं वहां से निर्मित होते हैं तरकु तंतु। और ये जो तरकु तंतु है ना, ये तरकु तंतु गुणसूत्र बिंदु पर आकर जुड़ेंगे। कुछ गुणसूत्रों के लिए मैं दिखा रहा हूं, गुणसूत्र बिंदु पर आके जुड़ेंगे। और गुणसूत्र बिंदु पर कहां जुड़ते हैं, इसके लिए अपन ने कल बताया था गुणसूत्र की संरचना में कि सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर संरचना होती है, डिस्क नुमा संरचना होती है। तो ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना कि तरकु तंतु गुणसूत्र बिंदु पर कहां जाकर जुड़ते हैं, काइनेटोकोर पर। इनको नाम दिया जाता है तरकु तंतु स्पाइंडल फाइबर। तरकु तंतु ये माइक्रोट्यूबल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूबल्स, सूक्ष्म नलिकाओं के बने होते हैं। और वो माइक्रोट्यूबल्स होती हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई। किससे बनी होती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो मेटाफेज में जो मैंने बताया कि मेटाफेज में क्या क्या परिवर्तन हुआ, बताओ। केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई, केंद्रिका विलुप्त हो गई, उसी के अंदर विलुप्त हो गई है। विपरीत ध्रुव से तरकु तंतु निकले, ये तरकु तंतु जो जा रहे हैं गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर पर जाकर जुड़ रहे हैं और गुणसूत्र संघनित होकर स्पष्ट मोटे नजर आ रहे हैं, मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो गए। मेटाफेजिक प्लेट इसको बोला जाता है। ये मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित हो गए। ये स्थिति किस में हुई भाई, मेटाफेज अवस्था में। प्रोफेज के बाद में मेटाफेज। नंबर 2 जो अपन ने बोला प्रोफेज, सबसे लंबी प्रावस्था जिसमें जो विभाजन वो दिखाया अपन ने, मेटाफेज में ये स्थिति आ गई। अब मेटाफेज के बाद में अगली जो स्टेप आती है उसको बताया अपन ने एनाफेज। और एनाफेज में क्या होगा, ये जो तरकु तंतु है ना जो मेटाफेजिक प्लेट पर आकर जुड़े, ये अपनी अपनी ओर से खिंचाव होना इनमें शुरू होता है। तरकु तंतु में जब खिंचाव होता है तो काइनेटोकोर से गुणसूत्र बिंदु से गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं। यानी गुणसूत्र जब ये खींचते हैं तो जब ये स्थिति होती है तरकु तंतु जाकर गुणसूत्रों पर जुड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में गुणसूत्रों को अपनी अपनी ओर खींचा जाता है। ध्यान रखना, यहां पर काइनेटोकोर से गुणसूत्रों को अपनी अपनी ओर ले जाया जा रहा है, लेकिन गुणसूत्र खंडित नहीं हो रहे हैं। तो गुणसूत्र जो जाते हैं ना वो इधर और इधर दोनों तरफ गुणसूत्र जा रहे हैं। तो अपन ने डीएनए पढ़ा था, इसमें एस प्रावस्था में डीएनए के टेम्पलेट से डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, 2n से 4n हो जाती है, लेकिन गुणसूत्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब जो गुणसूत्र है ना जो दुगने हुए हैं, तो उस दुगने में से आधे इधर और आधे इधर गुणसूत्र चले जाते हैं। यानी डीएनए के टेम्पलेट पर जो समान प्रकार के गुणसूत्र बने वो दोनों जगह पहुंच जाते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ गुणसूत्र का विभाजन नहीं हुआ है। गुणसूत्र जो थे जो दुगने हो गए थे वो आधे एक तरफ चले जाते हैं, आधे एक तरफ चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि गुणसूत्रों का विपरीत ध्रुवों की ओर गमन, और ये जो गमन होता है वो किस प्रकार से होता है, देखो ये तो बता रहा हूं मैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है, और मेटाफेजिक प्लेट, और ये दिखा रहा हूं मैं विपरीत ध्रुव। और इनमें जो गुणसूत्र हैं उनकी स्थिति देखना। जो गुणसूत्र है उनकी स्थिति में दिखा रहा हूं आपको। और तरकु तंतु, अब देखो तरकु तंतु,
तर्कु तंतु अपनी अपनी तरफ गुणसूत्रों को लेकर जा रहे हैं, यानी गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाने लग गए। अब ये जो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर गए तो इनका गमन किस प्रकार से हो रहा है कि गुणसूत्र जो बिंदु है ना, गुणसूत्र जो बिंदु है वो गुणसूत्र बिंदु तो है विपरीत ध्रुव की तरफ और भुजाएं हैं मेटाफेजिक प्लेट की ओर। तो गुणसूत्र जब विपरीत ध्रुवों पर गमन करते हैं किसमें, एनाफेज अवस्था में। मेटाफेज के बाद में नंबर तीसरी कौन सी आ गई है, एनाफेज आ गई। एनाफेज अवस्था में जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर गमन करते हैं तो उनका मूवमेंट किस प्रकार से होता है कि गुणसूत्र भुजा तो है मेटाफेजिक प्लेट की तरफ और सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु है विपरीत ध्रुव की ओर, और ये जो मूवमेंट होता है इसको बोला जाता है एनाफेजिक मूवमेंट। ये कोशिका समसूत्री विभाजन में सबसे छोटी प्रावस्था होती है, कौन सी, एनाफेज। गुणसूत्रों का विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाएंगे, एनाफेजिक मूवमेंट से गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे, इधर और इधर। और मैं फिर बोल देता हूं कि यहां गुणसूत्र जो गए हैं विपरीत ध्रुवों पर वो समान रूप से गए हैं, समान मात्रा में, समान संख्या में। जितने गुणसूत्र एक ध्रुव पे गए उतने ही ध्रुव पे विपरीत ध्रुव से गए। 2n से जो 4 हुए थे गुणसूत्रों की मात्रा दुगनी हुई थी। अब गुणसूत्र जो है संख्या में तो समान बने हुए, तो जितने गुणसूत्र ऊपर जा रहे हैं उतने गुणसूत्र नीचे आ रहे हैं, यानी मात्रा आदि आदि चली गई, संख्या समान रही वही। तो इसलिए इसको बोलते हैं समसूत्री की। गुणसूत्रों में कोई खंडन नहीं हुआ, गुणसूत्रों में विभाजन नहीं हुआ, बस जो मात्रा दुगनी हुई थी उसमें समान रूप से गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए, इसलिए समसूत्री विभाजन बोला जाता है। अब इसके बाद में जो लास्ट प्रावस्था है टीलोफेज, उसमें क्या होता है कि ये जो विपरीत ध्रुव हैं जो अपन ने दिखाए विपरीत ध्रुव, इन विपरीत ध्रुवों पर गुणसूत्र जो पहुंच जाते हैं और पहुंचकर यहां पर वापस से विसंगनित हो जाते हैं। गुणसूत्रों का विपरीत ध्रुवों पर पहुंचना और गुणसूत्रों का विसंगनित होना, वापस से वही क्रोमेटिन जालिका के रूप में रूपांतरित होना, वो स्थिति हो जाती है। तो ये जो स्थिति होती है कौन सी स्थिति में आती है अभी, टीलोफेज में, अंतावस्था में। टीलोफेज अंतावस्था सबसे लास्ट वाली जो स्थिति आती है, इसमें जो तर्कु तंतु है वो तो मैं दिखा रहा हूं एक बार यहां पर, और गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए। विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर उनमें क्या शुरू हो गया अभी, विसंगनन। जो संगनित होकर छोटे गुणसूत्र बने थे वो विसंगनित होकर वापस से खुलने लगे, और इस तरह से विपरीत ध्रुवों पर 2 नए केंद्रक बनेंगे। तो अपन ने कोशिका की संरचना में पढ़ाया था कि तारक केंद्र का काम है गुणसूत्र विभाजन में सहायता करना, विपरीत ध्रुवों का निर्माण। एक जनक केंद्र से जो 2 पुत्री केंद्रक बनते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर ही बनते हैं, और ये विपरीत ध्रुव सेंट्रियोल का द्विगुणन है, तारक केंद्र के विभाजन से, तारकाय के विभाजन से दोनों बने। तो टीलोफेज में आकर ये स्थिति आ जाती है। टीलोफेज जो स्थिति है ना वो क्या है, बिल्कुल प्रोफेज की पुनरावृत्ति है, प्रोफेज की विपरीत प्रावस्था है। यानी यहां पर पहुंचकर गुणसूत्र क्या हो गए, विसंगनित हो गए, केंद्रक झिल्ली पुनः बन गई, केंद्रिका का निर्माण, केंद्रिका पुनः बनने लग जाती है, केंद्रिका पुनः बन जाती है, ठीक है। और केंद्रिका जो पुनः बन गई, केंद्रिका का पुनर्निर्माण हुआ, गुणसूत्र विसंगनित हो गए, केंद्रक झिल्ली जो है वो वापस बन गई, और कोशिका द्रव में जो अपन ने बताया था ER, गोल्जिकाए वगैरह ये वापस से निर्मित हो जाते हैं। तो प्रोफेज की विपरीत क्रिया होती है किसमें, टीलोफेज में। बताओ प्रोफेज में क्या बताया अपन ने, क्या होता है प्रोफेज के अंदर, ध्यान दो। यहां मैंने चारों प्रावस्था ले लेता हूं एक बार। पर प्रोफेज, इससे पहले इंटरफेज है। इंटरफेज के अंदर गुणसूत्र किस रूप में है, क्रोमेटिन जालिका के रूप में है। जैसे अर्ली प्रोफेज हुआ, कोशिका द्रव्य में सेंट्रियोल का द्विगुणन हुआ, अंतःपर्दवी जालिका गोल्जिकाए विलुप्त होने लगे, केंद्रिका विलुप्त होने लग गई, केंद्रक झिल्ली विलुप्त होने लग गई, और गुणसूत्र क्रोमेटिन जालिका संगनित होकर गुणसूत्रों में रूपांतरित हो जाती है। जैसे ही प्रोफेज खत्म होता है विपरीत ध्रुव बन गए, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई, केंद्रिका विलुप्त हो गई, गुणसूत्र पतले नजर आने लगे, पतले हो गए। मेटाफेज में आकर गुणसूत्र और संगनित हो जाते हैं, और मेटाफेजिक प्लेट पर गुणसूत्र बिंदु आकर जुड़ जाते हैं, उस पर ये व्यवस्थित हो जाते हैं।
तो ध्यान रखना, मेटाफेजिक प्लेट पर गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। विपरीत ध्रुवों से बनते हैं तर्कु तंतु सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर संरचना पे जाकर जुड़ते हैं। और एनाफेज में तर्कु तंतु में संकुचन से विपरीत ध्रुवों की ओर गुणसूत्रों का गमन होता है। इस दौरान सेंट्रोमियर रहता है, विपरीत ध्रुव की ओर भुजाएं रहती हैं मेटाफेजिक प्लेट की ओर। इसे बोला जाता है एनाफेजिक मूवमेंट। ये सबसे छोटी प्रावस्था है। टीलोफेज में अंतावस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर विसंगनित हो जाते हैं, क्रोमेटिन जालिका के रूप में रूपांतरित होने लग जाते हैं। केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है, केंद्रक झिल्ली पुनः प्रकट हो जाती है, कोशिका द्रव में ईआर गोलजिकाएं पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो टीलोफेज है प्रोफेज की विपरीत प्रावस्था। विपरीत यानी अपोजिट वर्क इसमें हो रहा है प्रोफेज के। प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली विलुप्त हुई, केंद्रिका विलुप्त हुई, गोल्जिकाएं ईआर विलुप्त हुए, यहाँ पर वापस से बने। प्रोफेज में क्रोमेटिन जालिका केंद्र गुणसूत्र के रूप में रूपांतरित हुई, यहाँ गुणसूत्र क्रोमेटिन जालिका के रूप में रूपांतरित हुए। अब यहाँ देखो, गुणसूत्र जो विपरीत ध्रुवों पर गए उस दौरान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, गुणसूत्र खंडित होकर आधे आधे नहीं बटे, बल्कि समान रूप से गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर गए हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या में एक से जब 2 कोशिका बन गई, इन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए इसे बोला जाता है समसूत्री विभाजन। ये है भाई पहला जो अपन ने बताया, समसूत्री विभाजन। तो बताओ इसमें अगर अपन इसमें ले रहे हैं, सबसे पहले प्रोफेज की मैं बात कर रहा हूं। प्रोफेज में अपन क्या बताएंगे भाई? प्रोफेज के अंदर ये प्रोफेज के ही आ गया, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त, क्रोमेटिन जालिका संघनित होकर, क्रोमेटिन जालिका संघनित होकर पतले गुणसूत्रों, क्रोमेटिन जालिका संघनित होकर पतले गुणसूत्रों में रूपांतरित। और इसके अलावा मैंने बताया ईआर व गोल्जिकाएं विलुप्त होना, तारक काय में विभाजन से 2 तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों का निर्माण ये सारे प्रोसेस तो किस में हो गई? प्रोफेज के अंदर। फिर मेटाफेज में क्या हुआ? अगर प्रोफेज की बात कर ली अपन ने, मेटाफेज में बताओ क्या हुआ? गुणसूत्र मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित, गुणसूत्र मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित किस तरह से? सेंट्रोमियर मेटाफेजिक प्लेट पर जुड़ना। गुणसूत्र सेंट्रोमियर के द्वारा मेटाफेजिक प्लेट पर जुड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित हो गए गुणसूत्र, जो विपरीत तारक केंद्र जो है विपरीत ध्रुव,
तारक केंद्र से तरकु तंतु का निर्माण जो सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर संरचना से जुड़ जाते हैं। ये हुआ भी किसमें, मेटाफेजिक प्लेट में। गुणसूत्र मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित हो गए, तरकु तंतु निर्माण हुए जो सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर संरचना से जुड़ जाते हैं। ये मेटाफेज में हुआ। एनाफेज में क्या हुआ बताओ? एनाफेज में तरकु तंतुओं के संकुचन से गुणसूत्रों का विपरीत ध्रुवों की ओर गमन। तरकु तंतुओं के संकुचन से गुणसूत्रों का विपरीत ध्रुवों की ओर गमन के दौरान सेंट्रोमियर विपरीत ध्रुवों की ओर, जबकि गुणसूत्र भुजा मेटाफेजिक प्लेट की ओर व्यवस्थित रहते हैं। गमन के दौरान सेंट्रोमियर तो किधर हो जाता है भाई? विपरीत ध्रुव की ओर, जबकि गुणसूत्र भुजा मेटाफेजिक प्लेट की ओर व्यवस्थित रहते हैं। और ये जो गमन हो रहा है इसको कौन सा मूवमेंट बोलते हैं भाई? एनाफेजिक मूवमेंट। ये एनाफेजिक मूवमेंट बोला जाता है। उसके बाद में जो बताया मैंने, लास्ट जो प्रावस्था है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या हो रहा है बताओ? जो विपरीत ध्रुवों पर दो, टीलोफेज में क्या हो रहा है? विपरीत ध्रुवों पर समान संख्या व समान प्रकार के गुणसूत्र पहुंचकर क्या हो जाते हैं भाई? विसंगनित होते हैं, विसंगनित होते हैं। और केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती हैं। ER व गोल्जीकाय का पुनः निर्माण। तो इस प्रकार यह प्रोफेज की कौन सी अवस्था है भाई? विपरीत प्रावस्था है। यह प्रोफेज की विपरीत प्रावस्था है। और ये बताया अपन ने, यह सबसे छोटी प्रावस्था, यह सबसे छोटी प्रावस्था है। कौन सी भाई? एनाफेज। एनाफेज सबसे छोटी प्रावस्था है और प्रोफेज सबसे लंबी प्रावस्था है। सबसे लंबी प्रावस्था वो कौन सी है भाई? प्रोफेज है। तो अब देखो इसमें
इंटरफेज के बाद में जैसे ही प्रोफेज आई, केंद्रक झिल्ली केंद्रिका विलुप्त हुई, सेंट्रियोल का द्विगुणन हुआ, ER गोल्जिका विलुप्त हो गए। और ये सबसे लंबी प्रावस्था जिसमें सबसे ज्यादा समय लग रहा है। मेटाफेज में गुणसूत्र मध्य मेटाफेजिक प्लेट पर आकर व्यवस्थित हुए, सेंट्रोमियर से जुड़ गए, विपरीत ध्रुव से तर्कुतंतु बने जो काइनेटोकोर संरचना पे जाकर जुड़ गए। और इसमें तर्कुतंतु में संकुचन से गुणसूत्रों का विपरीत ध्रुवों की ओर गमन हुआ, और ये विपरीत ध्रुवों पर जब गए तो एनाफेजिक मूवमेंट हो रहा है, गुणसूत्र बिंदु विपरीत ध्रुव की ओर, भुजाएं मेटाफेजिक प्लेट की ओर। टेलोफेज में विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर गुणसूत्र विसंगनित हो रहे हैं, केंद्रिका पुनः आ रही है, केंद्रक झिल्ली पुनः आ रहा है, केंद्रक झिल्ली पुनः आ रही है, ER गोल्जिकाए का निर्माण हो रहा है। ये प्रोफेज की विपरीत प्रावस्था है। ये हुआ समसूत्री विभाजन। अब बताओ समसूत्री विभाजन जब हुआ, उस विभाजन में, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो समसूत्री विभाजन जो है वो अलैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में, क्योंकि ये चीज आगे जब दोनों कंपैरिजन करेंगे तब लिखवा दूंगा, अलैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में खासतौर से पाया जाता है। जनन के समसूत्री विभाजन से जनक होता है, जनन होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन में जनक एक होता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या समान बनाए रखने के लिए समसूत्री विभाजन आवश्यक है। और लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में उसकी कायिक कोशिकाओं में जितना भी विभाजन होता है, जैसे हमारे चोट लगती है तो घाव का भरना, नई कोशिका बनती है, तो वो समसूत्री विभाजन है। भ्रूण जब परिवर्धित होता है, भ्रूण का परिवर्धन, शरीर का निर्माण, ये सब का सब कैसा है भाई, समसूत्री विभाजन है। पादपों में भी ऐसी, विभजोतक में जितना भी विभाजन होता है सारा का सारा समसूत्री होता है। तो इस तरह से जो अपन ने बताया, पुनरुद्भवन जो क्रिया है वो भी कैसा है, समसूत्री विभाजन है। ये है समसूत्री विभाजन का महत्व, किस प्रकार से उसको बताया जाता है कि कहाँ कौन सी कोशिकाओं में ये जरूरी है। अब जो दूसरा अपन पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन, केंद्रक, जो विभाजन प्रावस्था उसमें केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन में पहला पढ़ लिया अपन ने समसूत्री विभाजन। अब पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन बोला जाता है भाई मियोसिस। मियोसिस, और ये कब बोलेंगे भाई, जब जनक कोशिका में विभाजन से, जब जनक कोशिका में विभाजन से निर्मित दो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी हो जाती है, जनक कोशिका से आधी हो जाती है, और आनुवांशिक पदार्थ का पुनर्गठन होता है, तब उसे कौन सा विभाजन कहा जाता है भाई, अर्धसूत्री। जनक कोशिका से दो पुत्री कोशिका डॉटर न्यूक्लियाई जो बन रही है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या पहले से आधी हो गई और आनुवांशिक पुनर्गठन भी हो रहा है। ये क्या है अभी डिस्कस करेंगे अपन, तब आ जाएगा। ऐसा विभाजन कौन सा कहलाता है भाई, अर्धसूत्री विभाजन। इसकी खोज पादप कोशिका में, वो भी एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म पादपों में स्ट्रासबर्ग ने की। स्ट्रासबर्ग ने की, और नाम दिया फार्मर व मूरे ने। अर्धसूत्री विभाजन, इसको नाम किसने दिया था भाई, फॉर्मर व मूरे ने। खोज करता वही आ रहा है, लेकिन नाम जो दिया वो फॉर्मर व मूरे नाम आएगा। अर्धसूत्री विभाजन जो नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन दो प्रावस्थाओं में होता है। अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन दो प्रावस्थाओं में होता है, दो चरण में होता है, दो चरण में होता है।
और ये दोनों जो चरण है ना, एक तो बोला जाता है भाई मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्रण फर्स्ट, और इसको बोलते हैं न्यूनकारी विभाजन। कौन सा विभाजन भाई? न्यूनकारी विभाजन। और एक बोला जाता है मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड होता है भाई एक्चुअल में समसूत्री विभाजन। मियोसिस जो सेकंड है ना, वो एक्चुअल में क्या है? समसूत्री विभाजन है, जैसा अभी अपन ने जो पढ़ा। अब समझो इसको। अर्धसूत्रण जो क्रिया है, अर्धसूत्री विभाजन, वो होती है जनक कोशिकाओं में लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में, जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिका होती है 2n। जैसे ही इसमें अर्धसूत्रण फर्स्ट होता है, युग्मक निर्माण क्रिया, और ये है मियोसिस फर्स्ट। जनन कोशिका। अब जनन कोशिका शुक्राणु निर्माण के लिए शुक्र जनन कोशिका, अंडाणु निर्माण के लिए अंड जनन कोशिका। जनन कोशिका में मियोसिस फर्स्ट होते ही दो कोशिका जो युग्मक बनती है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी हो जाती है। और अब ये जो दो कोशिका बनी है, इन कोशिकाओं में जो विभाजन होगा, इन कोशिकाओं में जो विभाजन होता है ना, वो जो विभाजन होता है वो होता है समसूत्री। यानी अब जो कोशिका बनेंगी वो कोशिका इन वाली कोशिकाओं के समान ही हैं, इन जनक कोशिकाओं के समान है, लेकिन उनसे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है। ये है मियोसिस फर्स्ट और ये है मियोसिस सेकंड। ये है मियोसिस सेकंड। तो एक्चुअल में वास्तविक अर्धसूत्री विभाजन ये है। इसको न्यूनकारी क्यों कह रहे हैं? इसको न्यूनकारी इसलिए कह रहे हैं कि गुणसूत्रों की संख्या घट गई है, और ये समसूत्री है क्योंकि समान गुणसूत्र बन रहे हैं वापस। देखो, तो अर्धसूत्री विभाजन दो स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट है वास्तविक अर्धसूत्री विभाजन है, मियोसिस सेकंड जो है वो समसूत्री विभाजन है। अब इसमें से जो मियोसिस फर्स्ट है वही एक्चुअल में अपने को पढ़ना है, क्योंकि ये तो अपन पढ़ चुके हैं, वही सेम प्रोसेस है। मियोसिस फर्स्ट इसमें जो होगा, अब मियोसिस फर्स्ट की अगर बात करें अपन, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की बात करें, तो इसकी जो प्रावस्था हो गई, अब इसकी प्रावस्था वही आएंगी भाई, कौन सी? प्रोफेज, उसके बाद में मेटाफेज। अब यहां पर सबके साथ में अपन क्या कर देंगे? फर्स्ट जोड़ देंगे, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद में एनाफेज फर्स्ट, और उसके बाद में टीलोफेज फर्स्ट। ये जोड़ दिया जाएगा, टीलोफेज फर्स्ट। अब इसमें से अर्धसूत्री विभाजन की जो अपन ने बताई कि अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट की 4 प्रावस्था होगी, फर्स्ट के आधार पे 4 नाम जोड़ दिए, ये भी वही 4 होंगी। सेकंड जो होगा वो भी 4 होंगी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। यहां पर पहले अपन मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, 4 प्रावस्था हो गई। इसमें सबसे लंबी प्रावस्था वही क्या आएगी भाई? प्रोफेज फर्स्ट आएगी, प्रोफेज फर्स्ट। अब अपन प्रोफेज फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन में। प्रोफेज फर्स्ट यह है अर्धसूत्रण, या जिसको अपन कहें मियोसिस की सबसे लंबी प्रावस्था है। अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? अभी प्रोफेज फर्स्ट है। और इसकी जो उप प्रावस्था है, प्रोफेज फर्स्ट की जो उप प्रावस्था है, उसमें जो नाम आ जाते हैं, सबसे पहली प्रावस्था आती है लेप्टोटीन, दूसरी आती है जाइगोटीन, तीसरी आती है भाई पैकाइटिन। पहली लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी पैकाइटिन, चौथी आती है डिप्लोटीन, और लास्ट जो आती है वो है भाई डाइकाइनेसिस।
डाइकाइनेसिस। ये प्रोफेज फर्स्ट की अर्धसूत्री विभाजन में जो प्रोफेज फर्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है उसकी 5 उपरावस्था हैं। तो सबसे लंबी प्रावस्था ये 5 उपरावस्थाओं में होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। और यहीं से मैन इसमें क्वेश्चन आते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की अगर बात करें तो वो इसी में से क्वेश्चन आते हैं, इन 5 प्रावस्थाओं में। इन 5 प्रावस्थाओं को अगर अपन देखें, इसको डायग्राम से अपन लेंगे कि करके, यहां तो स्थिति देखो वही, यहां जो मैं स्थिति दिखा रहा हूं सबसे पहले, और ये मैं जो दिखा रहा हूं वो दिखा रहा हूं इंटरफेज को। और इंटरफेज में जो अपन बताते हैं, क्या बताते हैं बताओ इंटरफेज में? गुणसूत्र क्रोमेटिन जालिका के रूप में पाए जाते हैं। और ये अपन ने दिखाई केंद्रिका। तो ये तो कौन सी है भाई? इंटरफेज है, जहां से फिर विभाजन प्रावस्था में कोशिका प्रवेश करेगी। इंटरफेज में तो कोशिका विभाजन की तैयारी जो बताई थी अपन ने। अब इंटरफेज फर्स्ट से सबसे पहले आएगी लेप्टोटीन। प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी प्रावस्था आएगी? लेप्टोटीन आएगी। ये केंद्रक झिल्ली है, ये केंद्रिका है और ये क्रोमेटिन जालिका। प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन में गुणसूत्र पतले और संघनित हो जाते हैं। गुणसूत्र वही संघनित होते हैं और पतले गुणसूत्र के रूप में रूपांतरित होते हैं। और ये जो गुणसूत्र है ना, जो पतले हुए, इन गुणसूत्रों की जो शीर्ष है ना, वो केंद्रक झिल्ली के समीप, केंद्रक झिल्ली से जुड़े होते हैं और इकट्ठे होकर उसके साथ में संघनित होकर, इकट्ठे होकर ये गुलदस्ते के रूप में हो जाते हैं। जैसे यहां पर ये इकट्ठे रहते हैं इस तरह से, आसंजक पट्टी की सहायता से इसे जुड़े होते हैं केंद्रक झिल्ली से, और इस तरह से गुच्छे के रूप में हो जाते हैं गुणसूत्र जो है, पूरे में अगर दिखाएं तो अपन। और ऐसी स्थिति में जो अभी देखो केंद्रिका अपन दिखाएंगे, केंद्रक झिल्ली भी है, केंद्रिका भी है, और गुणसूत्र पतले होकर संघनित हुए और केंद्रक झिल्ली पर ये आसंजक पट्टिका द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये जो लेप्टोटीन प्रावस्था होती है, लेप्टोटीन, इसी को एक नाम दिया जाता है बुके प्रावस्था। बुके अपन बोलते हैं गुलदस्ता प्रावस्था। क्यों? क्योंकि इसमें गुणसूत्र जो पतले संघनित हो गए, वो इनके जो सिरे होते हैं केंद्रक झिल्ली से जुड़े होते हैं, इकट्ठे रहते हैं, आसंजक पट्टिका द्वारा जुड़े रहते हैं और गुलदस्ते के रूप में रह जाते हैं। तो ये प्रावस्था है लेप्टोटीन बुके प्रावस्था, प्रोफेज फर्स्ट की पहली प्रावस्था। नंबर 2। अब इसके बाद में अगली जो प्रावस्था आएगी वो है जाइगोटीन। लेप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन। और जाइगोटीन में क्या होता है? ये जो गुणसूत्र हैं केंद्रक के अंदर, उनमें समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। मैंने क्या शब्द बोला है? समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। समजात गुणसूत्र किनको कहते हैं? ऐसे गुणसूत्र जो आकार आकृति में समान प्रकार के होते हैं, उनको बोला जाता है समजात गुणसूत्र। तो लेप्टोटीन के बाद में जो जाइगोटीन प्रावस्था है ना, उसमें गुणसूत्र जो द्विकुंडलित रूप में दिखाई देने लग जाती हैं, गुणसूत्र भुजाएं स्पष्ट नजर आने लग जाती हैं और समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं। देखो ये जो स्थिति हो गई, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं। ये जो जोड़े बन गए, और ये जो जोड़े बने, अभी भी मैं दिखा रहा हूं वही केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली भी पाई जा रही है, केंद्रिका भी मौजूद है। समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन गए, और ये जो जोड़े हैं, ये जो समजात गुणसूत्रों के जोड़े अपन जो दिखा रहे हैं, ये जो समजात गुणसूत्रों के जोड़े हैं, इनको नाम दिया जाता है युगली, बाइवेलेंट, युगली बाइवेलेंट। बाइवेलेंट युगली बन जाती हैं, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं। समजात गुणसूत्र उनको कहते हैं जो आकार आकृति में समान प्रकार के होते हैं।
समजात गुणसूत्रों के जोड़े। ये जो समजात गुणसूत्रों के जोड़े हैं इनको नाम दिया जाता है युगली। जब ये आप बन गए जो, ये कौन सी प्रावस्था होगी? लैप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन, दूसरी प्रावस्था जाइगोटीन। ध्यान रखना प्रोफेज में चल रहे हैं अपन, प्रोफेज की सेकंड स्टेज है ये। लैप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनना। समजात गुणसूत्र उनको कहा जा रहा है जो आकार आकृति में समान प्रकार के होते हैं, और ये स्थिति आने के बाद में अगली जो पैकाइटीन होती है ना, पैकाइटीन प्रोफेज फर्स्ट की सबसे लंबी प्रावस्था है भाई। अर्धसूत्रण फर्स्ट में सबसे लंबी प्रावस्था प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट की भी सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? वो है भाई पैकाइटीन। पैकाइटीन में क्या होता है? वही देखो, केंद्रक झिल्ली दिखा रहा हूं मैं, केंद्रक झिल्ली, और उसके बाद में ये दिखा रहा हूं मैं केंद्रिका। अब जो ये समजात गुणसूत्र की जो अपन ने बताए जोड़े, अब इसमें ध्यान देना, जो समजात गुणसूत्र है ना, उनमें से गुणसूत्र की जो भुजाएं हैं, एक गुणसूत्र की भुजाएं आपस में कहलाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। समजात गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की भुजाएं परस्पर कहलाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और समजात गुणसूत्र के दो गुणसूत्रों की जो भुजाएं हैं आपस में वो कहलाती हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अगर मैं इस पॉइंट को इसमें दर्शाना चाहूं, ध्यान देना, मैं इसमें दर्शा रहा हूं कि अगर ये जो दोनों है ना, इन दोनों को तो बोलेंगे अपन सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। बताओ सिस्टर क्रोमेटिड किनको कहा जाएगा? एक गुणसूत्र की दोनों भुजाएं परस्पर क्या कहलाती हैं? क्रोमेटिड। तो ये एक ही गुणसूत्र की भुजाएं परस्पर सिस्टर क्रोमेटिड कहला रही हैं। अब विपरीत गुणसूत्र की भुजाएं, जैसे एक गुणसूत्र की भुजाएं ले ली एक और ये ले ली, अब ये कौन सी कहलाएंगी? ये कहलाएंगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। भाई ये तो सगी हो गई, तो सिस्टर क्रोमेटिड हो गई। अब ये साथ साथ रह रही है परिवार में, तो कैसी हो गई? लेकिन वो एक की नहीं है, तो इसलिए कैसे हो गई? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आया भाई? समजात गुणसूत्र जो बने वो हैं जो आकार आकृति में समान है, समान प्रकार के गुणसूत्र हैं। अब एक गुणसूत्र टेट्राड रूप में है, देखो यहाँ पर, यहाँ तो था बाइवेलेंट के रूप, ये बाइवेलेंट, फिर यहाँ हो गया टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट के रूप में है। और ये जो गुणसूत्र है ना, इस टेट्रावेलेंट में, जो टेट्रावेलेंट में से दोनों आपस में जो है वो तो है सिस्टर क्रोमेटिड, और विपरीत रूप से गुणसूत्र में लेंगे तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये शब्द आता है। तो ध्यान रखना, सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ही गुणसूत्र की दोनों भुजाएं आपस में कहलाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और समजात गुणसूत्र के दोनों गुणसूत्रों की भुजाएं आपस में कैसे कहलाएंगी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो आप इनमें से इनको सबको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहोगे, लेकिन ये आपस में कैसे कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। पैकाइटिन स्थिति में क्या होगा? जाइगोटीन के बाद में अगली जो प्रावस्था आ रही है पैकाइटिन। पैकाइटिन में आकर क्या होता है कि जो अपन ने बताई नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो आपस में लिपट जाती हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं, मैं यहां केवल एक ही समजात गुणसूत्र को जोड़े को लेकर दिखाऊंगा, या दो ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। जो ये तो वही सिस्टर क्रोमेटिड, वो चाहे मैं अपन यहां पे भी दिखा सकते हैं। और अब यहां से ध्यान देना, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, और ये दोनों कैसी भी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो आपस में लिपटती हैं और जीन विनिमय की क्रिया होती है। इनका आपस में लिपटना, जीन क्रॉसिंग ओवर बनना, जीन विनिमय की क्रिया होती है। इसी से आनुवांशिक पुनर्गठन होगा। जो अपन शब्द आ रहा था ना कि समसूत्री में आनुवांशिक पुनर्गठन नहीं होता, अर्धसूत्री में आनुवांशिक पुनर्गठन होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीन का आदान प्रदान होता है, तो जीन विनिमय क्रिया होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के परस्पर लिपटने से। उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच में जीन विनिमय की क्रिया होती है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीन विनिमय की क्रिया होती है, ये स्थिति आती है। वो होती है किसमें भाई? पैकाइटिन में।
पैकाइटिन में ये स्थिति आ जाती है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के में आपस में लिपटने से जीन विनिमय क्रिया होती है। अब जो डिप्लोटिन है, और ये प्रोफेज फर्स्ट की सबसे छोटी प्रावस्था है डिप्लोटिन, सबसे लंबी बताई पैकाइटिन, सबसे छोटी आती है डाइकाइनेसिस। डिप्लोटिन में जीन विनिमय क्रिया हुई, डिप्लोटिन के अंदर क्या होता है कि जीन विनिमय क्रिया पैकाइटिन में हुई है, उसके बाद में ये जो गुणसूत्र है ना, जो समजात गुणसूत्र हैं, वो सेंट्रोमियर से गुणसूत्र भुजाओं की तरफ खुलना शुरू होते हैं। जैसे जिप खुलती है वैसे ये खुलना शुरू होते हैं, और इस क्रिया को बोलते हैं उपांति भवन। क्या बोलते हैं भाई? उपांति भवन बोला जाता है कि समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से वो आपस में लिपट गए। अब ये पूरी तरह लिपटे रहते हैं, लेकिन अपन जो दिखाया डायग्राम में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पूरी तरह लिपट जाती हैं और फिर ये खुलना शुरू होती हैं। खुलती किधर है? सेंट्रोमियर से विपरीत, सेंट्रोमियर से गुणसूत्र भुजाओं की तरफ खुलना शुरू होती हैं। तो जब ये खुलते हैं ना, खुलने के बाद, खुलने के दौरान, खुलने की क्रिया को क्या नाम दे रहे हैं अपन? उपांति भवन। क्या नाम दे रहे हैं भाई? उपांति भवन। लेकिन जहां जीन विनिमय क्रिया हुई वहां पर गुणसूत्र अभी भी जुड़े रहते हैं। जहां जीन विनिमय की क्रिया हुई वहां पर अभी भी गुणसूत्र जुड़े रहते हैं, और ये जहां जीन विनिमय क्रिया हुई इन बिंदुओं को बोला जाता है काइजमेटा। तो उपांति भवन तो शुरू हुआ, लेकिन काइजमेटा पर अभी भी गुणसूत्र जुड़े रहते हैं। तो जहां पर ये जुड़े रहते हैं वो काइजमेटा बताते हैं, वो बताते हैं भी काइजमेटा, जहां पर ये जुड़े रहते हैं। समजात गुणसूत्रों में से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में जीन विनिमय क्रिया होने के बाद में उपांति भवन शुरू होता है, लेकिन जहां पर ये जीन विनिमय क्रिया हुई वो काइजमेटा बिंदु बोले जाते हैं, वहां पर ये अभी भी जुड़े रहते हैं। तो काइजमेटा का निर्माण जो बताएंगे अपन, किसमें बताएंगे भाई? डिप्लोटिन के अंदर उपांति भवन क्रिया इसमें होती है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अभी भी मौजूद है। ये है पैकाइटिन के बाद में कौन सी प्रावस्था भाई? ये है पैकाइटिन के बाद में डिप्लोटिन प्रावस्था, डिप्लोटिन। तो ध्यान रखना, डिप्लोटिन प्रावस्था में हुआ काइजमेटा निर्माण, उपांति भवन क्रिया। अब लास्ट जो है अर्धसूत्री विभाजन की जो लास्ट है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना शुरू, इसलिए डॉट में दिखा दिया मैंने। केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना शुरू, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है। केंद्रिका जो है वो भी विलुप्त, केंद्रिका विलुप्त। कोशिका द्रव में ईआर गोल्जिकाय विलुप्त। सेंट्रियोल का द्विगुणन, देखो यहाँ सेंट्रियोल जो लगा वहां से शुरू हो जाता है अर्ली प्रोफेज से। सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की ओर, वही विपरीत ध्रुव का निर्माण, विपरीत ध्रुव का निर्माण हो जाता है, सेंट्रियोल जो बन जाता है। विपरीत ध्रुवों का निर्माण, ये विपरीत ध्रुव पे चल जाते हैं। केंद्रिका विलुप्त है, केंद्रक झिल्ली विलुप्त है, और जो गुणसूत्र है ना उनमें काइजमेटा से खुलने के, काइजमेटा पर तो जुड़े रहते हैं, और गुणसूत्र जो है इसी रूप के अंदर मौजूद रहते हैं। जो जीन विनिमय क्रिया पूर्ण हो जाती है, और ये जो गुणसूत्र है ना जीन विनिमय क्रिया पूर्ण हुई। तो अब बताओ अपन इनको किस प्रकार से दिखाएंगे? जहां पर भी जीन विनिमय हुआ वो पॉइंट अपन दर्शा देंगे। इस तरह से अपन गुणसूत्रों को दिखा सकते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में जहां पर जीन विनिमय हुआ वो पॉइंट अपन ने दर्शा दिए। इसी प्रकार से और गुणसूत्र दिखाएंगे। तो जैसे अब मैंने 2 ही दिखा दिए यहाँ पर, जैसे इनमें हुआ समजात गुणसूत्र में, तो ये स्थिति। तो जीन विनिमय क्रिया पूर्ण हुई और केंद्रक झिल्ली केंद्रिका विलुप्त हो गई, सेंट्रियोल का द्विगुण होकर विपरीत ध्रुव बन गए, कोशिका द्रव में गोल्जिकाय अंतःपर्दवी जालिका विलुप्त हो गई। ये है लास्ट प्रावस्था डाइकाइनेसिस, जो कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था है। ये अर्धसूत्री विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था है। तो बताओ पहली प्रावस्था में क्या हुआ भाई? अर्धसूत्री विभाजन की जो 5 प्रावस्था अपन बता रहे हैं,
इंटरफेज से जैसी लेप्टोटीन प्रावस्थाई, पहली जो प्रावस्थाई प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के अंदर क्रोमेटिन जालिका गुणसूत्रों में रूपांतरित हुए गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली से आसंजक पट्टिका द्वारा जुड़े रहते हैं, बुके प्रावस्था इसको बोला जाता है। केंद्रक झिल्ली केंद्रिका मौजूद है। जो जाइगोटीन है, जाइगोटीन के अंदर समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन गए। समजात गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की भुजाएं परस्पर सिस्टर क्रोमेटिड है, दो गुणसूत्रों की भुजाएं परस्पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। उसके बाद में पैकाइटिन में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में लिपट जाती है, जीन विनिमय की क्रिया शुरू होती है। और डिप्लोटिन में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पर जीन विनिमय होने के बाद में उपांति भवन होता है, सेंट्रोमियर से गुणसूत्र भुजा की ओर खुलना। लेकिन जहां जीन विनिमय क्रिया हुई वहां पर गुणसूत्र अभी भी जुड़े रहते हैं, जिनको काइजमेटा बोलते हैं। यहाँ जीन विनिमय क्रिया पूर्ण हो जाती है, उपांति भवन पूर्ण हो जाता है और गुणसूत्र पर जीन विनिमय यानी आनुवांशिक पुनर्गठन हो गया। केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई, केंद्रिका विलुप्त और विपरीत ध्रुवों का निर्माण। ये डाइकाइनेसिस सबसे छोटी प्रावस्था। तो प्रोफेज फर्स्ट की सबसे लंबी है पैकाइटिन और सबसे छोटी है डाइकाइनेसिस। अब इसके बाद में जो आगे विभाजन होता है, यानी प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हुआ, अब शुरू होता है मेटाफेज फर्स्ट, वो डिस्कस करेंगे अपन कल।